मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, आज बात करने वाले हैं जो सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मध्य हुई और ये सीरीज बराबर पर खत्म हुई। दो सबसे बेहतरीन टीमें और उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से आया जिस तरीके से आना चाहिए था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ये पूरे जो मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ, इस पॉडकास्ट में आज जो डिस्कशन करने वाला हूँ बहुत ही प्रॉपर डिस्कशन होगा। एक क्या 11 पूरी एक कंबाइंड 11 बनाएंगे। 5 बैट्समैन इंग्लैंड से लेंगे, 5 इंडिया से लेंगे, एक कॉमन बैट्समैन लेंगे जो दोनों टीमों की तरफ से में बेस्ट खेला हो, वो बैट्समैन आएगा। तो 11 इस तरीके से बनाई जाएगी। फिर बात करेंगे कि 4 से 5 बेस्ट परफॉर्मेंसेस पर डिस्कशन करेंगे और फिर 3 से 4 से 5 आइकनिक मोमेंट्स इस सीरीज पे उस पर भी डिस्कशन करेंगे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं इस सीरीज की प्लेइंग 11। तो ये सीरीज शुरू होती है, कहां से शुरू होती है? ये सीरीज शुरू होती है भारत और इंग्लैंड के बीच। ये सीरीज शुरू होती लीड्स में। लीड्स का हेडिंगली मैदान। पहला दिन बेहतरीन बॉलिंग कंडीशंस नहीं थी, बैटिंग कंडीशंस थी। इंडिया ने टॉस हारा, 5 के 5 टेस्ट मैचों में टॉस हारा इंडिया यहां पर। लेकिन फिर जो इस मैदान पर होने लगता है, जो भारत इस एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन शुभमन गिल अपना जो विकेट, क्रूशियल विकेट वहां पर फेंक देते हैं 150-60 के स्कोर पर। इसके बाद भारत का पतझड़ लग जाता है और उस पतझड़ के बाद भारतीय टीम फिसल जाती है और ज्यादा स्कोर नहीं कर पाती है। और वो टेस्ट मैच एक शानदार चेज इंग्लैंड का, जो इंग्लैंड ने शुरू किया था चेज, खत्म किया था 2022 की सीरीज और 2025 की जो सीरीज थी वहां से चेज शुरू हुआ। इसके बाद एजवेस्टन चलते हैं। एजवेस्टन में भारत और इंग्लैंड के मध्य दूसरा मैच खेला गया और इस दूसरे मैच पर बेहतरीन शुभमन गिल कप्तानी पारी, जिम्मेदारी भरी पारी जो कभी भी नहीं आ सकती, 410 रन की शानदार पारी खेली दोनों पारियों में मिलाकर के, और भारत को जीत दिला दी 5वें दिन। और ये भी टेस्ट मैच 5वें। इसके बाद लॉर्ड्स हार्ट ब्रेक के लिए माना जाएगा। इंडिया का यहाँ हार्ट ब्रेक होता है। मोहम्मद सिराज टूट जाते हैं, लास्ट विकेट स्टैंड थे, 22 रन चाहिए थे और मोहम्मद सिराज जिस तरीके से आउट होते हैं वो एक तरीका मोहम्मद सिराज का थोड़ा क्रूशियल था और इंग्लैंड को जीत मिलती। चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में भारत कभी नहीं जीता। सोचा इस बार जीत कर सीरीज को ड्रॉ करेंगे, लेकिन मैनचेस्टर में इतिहास हो गया भाई। 5 सेशन भारतीय टीम ने खेले इंग्लैंड का विशाल स्कोर के आगे। भारतीय टीम खेलती रही। रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, और मैच को ड्रॉ करा दिया। इसके बाद आते हैं कहां? लंदन का मैदान था लंदन का। कौन सा? किंगस्टन ओवल के मैदान पर जब भारतीय टीम पहले दिन मैदान पे उतरी तो भारतीय टीम कुछ नहीं ज्यादा कर सकी। 6 विकेट गवा दिए थे, 5 विकेट गवा दिए थे और रन मात्र 200 के करीब ही थे। अगले दिन इंग्लैंड ने भारतीय टीम को सस्ते में पवेलियन भेज दिया आधा घंटे के अंदर। इसके बाद इंग्लैंड के ओपनर्स ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारत को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। इसके बाद भारत की वापसी कराते हैं आकाशदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। शानदार, मात्र इंग्लैंड को 22 रन की बढ़त लेने देते हैं। इसके बाद भारत की बैटिंग शानदार रहती है और भारत 396 रन बना देता है लास्ट में वॉशिंगटन सुंदर की शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बदौलत। 376 रन के चेज पर जब मैदान पर उतरी इंग्लैंड की टीम, तो इंग्लैंड की टीम खतरनाक दिख रही थी नहीं, लेकिन दिन की 2 गेंदें बची थी। जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड करके मोहम्मद सिराज ने भारत को पहला झटका दिलाया। सुबह आते ही आते पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने और फिर मोहम्मद सिराज ने भारत को विकेट दिलाया, लेकिन एक प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर मोहम्मद सिराज से वो कैच छूट जाता है और भारत के
मैच ये दूर चलता चला जाता। हैरी ब्रूक और जो रूट भारत से मैच इतना दूर ले गए कि जितना दूर मैच भारत से बहुत दूर था। 77 रन चाहिए थे, 7 विकेट इंग्लैंड के हाथ में थे। फिर हैरी ब्रूक आकाशदीप की गेंद पर एक शॉट खेलने जाते हैं और पवेलियन की राह देख जाते हैं। इसके बाद जैकब बैथल 30 गेंद डिफेंस करने के बाद फाइनली उनका डिफेंस टूट जाता है और वो भी बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद एक और झटका लगता है इंग्लैंड को जो रूट के रूप में। अब भारत के पास उम्मीदें थी, इंग्लैंड के पास मात्र 35 रन थे। पांचवा दिन खेल का शुरू होता है और इंग्लैंड उस पांचवें दिन पहले तो 2 चौके मारकर जो 35 का स्कोर 27 कर देती है और इंडिया को जीत की तरफ जो बढ़ना चाह रही थी उसको उम्मीदें कम कर देती है। लेकिन फिर मोहम्मद सिराज जिद बिलीव लेकर आए थे मैदान पर और मोहम्मद सिराज ने पहले स्मिथ, फिर ओवरटर्न, फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने बोल्ड मारा टंग को और लास्ट बोल्ड मार दिया भाई मोहम्मद सिराज ने और इंडिया को लंदन में ऐतिहासिक जीत दिला दी मात्र 6 रनों से। तो ये पूरा रिकैप रहा सीरीज का, मैंने आप लोगों को बताया जल्दी जल्दी। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये पूरी सीरीज का एक कंबाइंड प्लेइंग 11, 5 प्लेयर इंग्लैंड से लेंगे, 5 प्लेयर इंडिया से लेंगे और 1 प्लेयर कंबाइन लेंगे। चलो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि 11 बनाते हैं और उस 11 में आप लोग भी अपनी 11 देना मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं अपनी 11 आप लोगों को बताता हूं कि कंबाइंड 11 क्या होगी। ओपनर्स, ओपनर्स में हमारे पास जो स्लॉट है वो 2 स्लॉट है, लेकिन उसमें प्लेयर्स बहुत हैं। बेन डकेट, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल। केएल राहुल फॉर श्योर, केएल राहुल तो रहेंगे ही। यशस्वी जायसवाल और बेन डकेट में मुझे एक खिलाड़ी चूज करना पड़ेगा। मैं चूज करूंगा बेन डकेट को। तो बेन डकेट नंबर 3 पर अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से करुण नायर खेले हैं और ओके ओके चलो फिर ओली पोप की तरफ ही जाना पड़ेगा क्योंकि ओली पोप ने एक 100 भी बनाया, 30-32 बनाया। भारत की तरफ से कोई भी प्लेयर इतना प्रॉपर स्कोर नहीं कर पाया, तो फिर मैं ओली पोप की तरफ जाऊंगा। नंबर 4 शुभमन गिल फॉर श्योर, कोई इसमें डाउट नहीं। सॉरी रूटी, रूटी ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया कि इस टीम में जगह नहीं बना सके रूट, लेकिन हाँ रूट मैं उस नंबर पर उस प्लेयर को लाना चाह रहा हूं, इसलिए यहां पर रूट का ना नहीं है। और नंबर 5 पर हैरी ब्रूक और ऋषभ पंत। आई विल गो विद ऋषभ पंत एंड विकेट कीपिंग स्किल्स टू। Rishabh Pant play only 4 games, but Rishabh Pant is an impact player. But Harry Brook also a great player. But we can't go with Harry Brook right now. Now number 6 we have option Ben Stokes, Ravindra Jadeja. So I will go with Ben Stokes because I have some seaming conditions and I need a 4th seamer. That's why I will go with Ben Stokes. अब नंबर 7, नंबर 7 पर मैं एक स्पिनिंग ऑलराउंडर लेना चाहूंगा और स्पिनिंग ऑलराउंडर में मैं रविंद्र जडेजा की तरफ जाऊंगा। अब 3 सीमर है भाई, वो 3 सीमर कौन कौन होंगे ये बहुत कठिन है। देखो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह तो रहेंगे ही रहेंगे मेरी टीम में। अब मैं इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा को लूं कि वोक्स को लूं, किसको लूं आप लोग खुद बताओ यार। जोफ्रा है, वोक्स है। जोफ्रा ने 2 ही टेस्ट मैच खेले तो जोफ्रा का नाम नहीं बनता है। टंग है, 19 विकेट लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन मैं वोक्स की तरफ से जाऊंगा क्योंकि वोक्स ने बहुत मेहनत की है बोक्सी ने, तो बोक्सी की तरफ जाऊंगा। एक स्लॉट बचा हुआ है नंबर 8 का। 9, 10, 11 फिक्स हो गए। अब नंबर 8 हमारे पास मैंने बेन स्टोक्स ले लिया था तो सीमिंग ऑलराउंडर हो गया है।
यहां पर मैं एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जाना चाहूंगा यार। अगर कुलदीप यादव खेलता तो मैं 100% कुलदीप यादव के साथ जाता, लेकिन एक प्रॉपर स्पिनर कौन हो सकता है? रविंद्र जडेजा को मैंने पहले चुन लिया है, या फिर मैं आधा बटेर आधा तीतर को ना लेकर के एक बढ़िया बेहतरीन बैटर खिला लो या पेसर खिला लो। लेकिन यहाँ पर मैं वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाऊंगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर हमको कुछ ओवर्स दे देंगे और एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेल सकते हैं। तो मेरी जो प्लेइंग 11 है मैं आप लोगों को बता सकता हूं। बेन डकेट, केएल राहुल, ओली पोप, और ओली पोप के बाद हमने लिया शुभमन गिल। शुभमन गिल ने शानदार 754 रन बनाए इस सीरीज में, तो भाई उनको इग्नोर ही नहीं कर सकते हम। तो शुभमन गिल के बाद 5 पर ऋषभ पंत, 6 बेन स्टोक्स, 7 रविंद्र जडेजा, 8 वॉशिंगटन सुंदर, 9 मोहम्मद सिराज, 10 जसप्रीत बुमराह और 11 क्रिस वोक्स। तो ये है पूरी प्लेइंग 11। इंग्लैंड की तरफ से डकेट है, डकेट के बाद इंग्लैंड ओली पोप है, इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स हैं, और 4 प्लेयर मैंने इंग्लैंड से लिए हैं, 7 इंडिया से लिए हैं। बनते भी हैं 4 इंग्लैंड के, क्योंकि इंग्लैंड का कोई भी प्लेयर लाइमलाइट में नहीं रहा है इस सीरीज में, तो फिर इंग्लैंड का कोई भी प्लेयर बनता भी नहीं है। बाकी यार बात करते हैं अगले कि कौन इस सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है, कौन इस सीरीज में लोएस्ट विकेट टेकर रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले बताना चाहूंगा कि हाईएस्ट विकेट टेकर तो मोहम्मद सिराज रहे हैं 23 विकेटों के साथ। इसके बाद 19 विकेटों के साथ जॉस टेंगी है, और 17 विकेटों के साथ बेन स्टोक्स हैं। फिर हमारे जसप्रीत बुमराह भाई साहब का नाम आता है। जसप्रीत बुमराह के बाद धीरे धीरे और भी प्लेयर्स का नाम आता है, बट हाँ टॉप 4 टॉप 5 में बात करें तो यही प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। टॉप रन गेटर, ये बड़ी चीज है, बताना इतना आसान काम नहीं होता है कि टॉप रन गेटर कौन है इस सीरीज का, कौन नहीं है, क्योंकि बड़ी सीरीज थी और इस सीरीज में मेहनत भी बहुत हुई है। बहुत चीजें इस सीरीज दांव पर लगी थी। भारतीय कोच, कप्तान, हर किसी के दांव पे लगा था। कोच तो बिल्कुल ही भारत का दांव पे लगा था, कप्तान की बात नहीं कर सकता मैं, बट हाँ भारतीय टीम का कोच इस सीरीज में दांव पर लगा हुआ था। आप मानो या ना मानो, भारतीय टीम का कोच दांव पर लगा हुआ था इस सीरीज के अंदर अंदर। तो आप लोगों को मैं बताता हूं इस सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर कौन रहा है। शुभमन गिल 10 पारियां खेली हैं, 754 रन, 75-40 का एवरेज। इसके बाद रूटी का नंबर आता है, 9 पारियां, 537 रन। राहुल ने 10 पारियों में 532 रन। रविंद्र जडेजा ने 10 पारियों में 516 रन। हैरी ब्रूक ने 9 पारियों में 481 रन, और ऋषभ पंत ने 4 मैचों में 7 पारियों में 479 रन। डकेट 462, जेमी स्मिथ 434, यशस्वी जायसवाल 411, ओली पोप 306, स्टोक्सी 304। तो ये मोस्ट रन्स, बेस्ट बैटिंग एवरेज शुभमन गिल का रहा है, वो रविंद्र जडेजा का रहा है 86 के करीब। इसके बाद शुभमन गिल का रहेगा, पंत भी है, रूट भी है। और सबसे ज्यादा चौके और छक्के किसने मारे, ये सबसे स्टाइलिश और अच्छा स्टेट्स है बताने के लिए। शुभमन गिल ने इस सीरीज में 85 चौके मारे हैं भाई। इसके बाद राहुल ने 69। राहुल यार तुम्हें 69 का ही नंबर मिला, एक चौका और मार देते। डकेट ने 63, यशस्वी जायसवाल 63, हैरी ब्रूक 56, रूट 54। इस सीरीज में सबसे ज्यादा चौके, सबसे ज्यादा छक्के मारने में पंत 17 छक्के, शुभमन गिल ने 12 छक्के, जेमी स्मिथ ने 11 छक्के मारे हैं। मोस्ट 90s इस सीरीज में रही है, केएल राहुल की 190 रही है, हैरी ब्रूक की भी और डकेट की भी 190 रही है। बेस्ट बॉलिंग एवरेज गस एटिंगसन का 20 का है, बुमराह का 26 का है, तो वहीं स्टोक्स का 25 का है, बुमराह सिराज का 32 का एवरेज है। तो ये इस सीरीज की कुछ हाइलाइट्स रही हैं, कुछ स्टेट्स पर बात हो गई इस सीरीज के अंदर।
अब हम बात करेंगे कि ये सीरीज को किसने क्या क्या प्रिडिक्ट किया था और क्या नतीजे आए हैं इस सीरीज में। जो नतीजा रहा है वो दो दो से बराबर रहा है। और लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसने क्या क्या प्रिडिक्शन करी थी इस सीरीज के शुरू होने से पहले। कुछ तो बड़बोले लोगों ने इतना भी बोल दिया था कि ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज से पहले एक एसएज सीरीज का जो वार्म अप होगा वो है। उन बड़बोलों पर भी बात करेंगे और सबसे ज्यादा बात करेंगे कि क्या ये सीरीज कितनी फ्रूटफुल रही है, किसने क्या प्रिडिक्ट किया था इस सीरीज पर। इस सीरीज पर अगर प्रिडिक्शन पर बात की जाए तो सबसे सही प्रिडिक्शन गई है हमारे डीके भाई की। डीके भाई ने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया था कि ये सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी और वही हुआ, ये सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। इसके बाद मैं बात करूंगा माइकल क्लार्क पर। माइकल क्लार्क ने इंडिया को जिताया सा था 3-2 से। तो वहीं भारत की तरफ से प्रिडिक्शन आई थी हमारे आकाश चोपड़ा भाई साहब की। उन्होंने इंग्लैंड को जिताया था 3-2 से। मतलब उन्हें दुश्मनी है थोड़ी इंडिया से हमारे आकाश चोपड़ा भाई साहब को। बट कोई नहीं आकाश भाई, लगे रहो, ठीक है, 2-2 बोल देते तो क्या हो जाता। और लेकिन बात करनी है, नासिर हुसैन ने जो प्रेडिक्शन दी थी, नासिर हुसैन ने प्रेडिक्शन दी थी कि 3 इंग्लैंड मैच जीतेगा, 1 इंडिया मैच जीतेगा। इनके तो पूरे के पूरे घोड़े लग गए भाई, क्योंकि ये लास्ट तक पता है ये बंदा लंदन टेस्ट मैच के अंतिम दिन भी ट्वीट कर रहा था वसीम जाफर को टैग करके कि हाय वसीम कैसे हो, इंडिया तो आई आए। मतलब वो रूट और ब्रूक टुके थे तब भी ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहा था। इसका ट्विटर ऑन था, इसका मुंह बंद नहीं होता। ये इसके मुंह पे सही बता रहे, कुछ ऐसा लगा दो रख दो, मुझे बहुत गुस्सा आता है इसको। इसके बाद दिनेश कार्तिक, बेहतरीन जेंटलमैन आदमी। और मुझे अगर अंग्रेजों को कोई टक्कर देता है कमेंट्री में तो यही बंदा देता है 2-2 से बराबर। माइकल वॉन, सबसे खतरनाक सबसे गंदा इंसान, 3-1 बोला था इसने। और क्या सोच के 3-1 बोला होगा, ये तो 5-0 भी बोल सकता था भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। एलेस्टर कुक 3-1 बोला। अच्छा, मैं एलेस्टर कुक की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छा बोलता है, बेहतरीन इंसान है। डेल स्टेन 3-2। ग्रैम स्पॉन, इसके साले के सबसे ज्यादा घोड़े इसी के लगे हैं। ये बोला भी बहुत बोलता है भाई, बोला ऐसे सीरीज से पहले ये वार्म अप सीरीज है, विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं आ रहे हैं। अरे विराट कोहली रोहित शर्मा आते ना तो तुमको जेब में लेकर चले जाते ग्रैम स्पॉन। ठीक है, 4-1 बोले हो तुम, 4-1 तो कहीं से दिख भी नहीं रहा। सबसे आकाश चोपड़ा 3-2। जॉस बटलर भाई बट्टू भाई क्या हो गया तुमको, अरे बट्टू 4-1। ये डेविड लॉयल है, पता नहीं कौन है, 4-0 इनके तो। और फिल टनफेल 3-1। और इसके बाद माइकल क्लार्क ने इसका प्रेडिक्शन किया था। इंडिया की तरफ एक ही बंदा था, वो माइकल क्लार्क था जिसने 2-3 प्रेडिक्ट किया। और हमारे भाई डीके भाई का जलवा है तो डीके भाई ने सही प्रेडिक्ट किया है। यार देखो, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ फ्लोट हो रहा है। अब मैं थोड़ा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर भी नजर लगा दूं। ऑस्ट्रेलिया वही पहले नंबर पर बना हुआ, दूसरे पे श्रीलंका, तीसरे पे इंडिया 46.67। अब देखो होम सीरीज में भारत पहले पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और स्मॉलेस्ट विक्ट्री हुई इंडिया की, बेहतरीन रहा। और बस इतना ही यार। देखो सीरीज का रिकैप हो गया। हाँ, मोस्ट आइकनिक मोमेंट्स ऑफ द सीरीज यार, आप लोग भी बताना यार कमेंट बॉक्स में कौन कौन से आइकनिक मोमेंट्स रहे इस सीरीज के अंदर। मैं भी बताऊंगा 4 से 5 आइकनिक मोमेंट्स इस सीरीज में क्या क्या रहे, कौन कौन से। मजा आ जाएगा। मेरे भी सुनोगे तब भी आपको अच्छा लगेगा, अपने बताओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यार कन्वर्सेशन होना चाहिए, कन्वर्सेशन में ज्यादा मजा आता है। और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ लाइव आने की, सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जल्द से जल्द एक सेटअप क्रिएट हो और फिर मैं
सोच रहा हूँ लाइव की टाइमिंग 10 बजे की रखी जाए। 10 बजे 10 10:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रात का टाइम रहेगा। 11-12 बजे का टाइम रखेंगे आराम से। एक आधा घंटे का लाइव करेंगे भाई, और आधा घंटे के लाइव में आप लोगों को दिन की पूरी बातें बताई जाएंगी। लेकिन लाइव के लिए पूरा सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा, वो थोड़ा अभी काम चल रहा है। शायद एशिया कप से पहले मैं पूरा अपना सेटअप क्रिएट कर दूं, और उस सेटअप के बाद मैं लाइव आना स्टार्ट हो सकता हूं। चलो बात करते हैं मोस्ट आइकनिक मोमेंट्स। लीड्स से स्टार्ट करते हैं। लीड्स टेस्ट मैच में ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसमें आइकनिक मोमेंट्स माना जाए, बट हाँ वहां एक आइकनिक मोमेंट्स था कि इंग्लैंड ने एक शानदार चेज किया 350 प्लस का और भारत को गेम से आउट क्लास कर दिया। वो एक बहुत बड़ा आइकनिक मोमेंट था इस सीरीज का। इसके बाद मैनचेस्टर नहीं, एजवेस्टन चलते हैं। एजवेस्टन का सबसे बड़ा आइकनिक मोमेंट शुभमन गिल का दोहरा सैकड़ा, फिर उसके ऊपर सैकड़ा, और जो बेहतरीन आइकनिक मोमेंट्स में इसको गिना जाएगा। लेकिन लॉर्ड्स में राइवलरी स्टार्ट होती है, लॉर्ड्स में लड़ाई स्टार्ट होती है। वो 90 सेकंड लेट आते हैं अंग्रेज। शुभमन गिल वो ऐसे वाला मूवमेंट करते हैं कि गूदा हो तो खेल के दिखाओ। वो गूदे वाली बात, वो चीजें, वो आइकनिक मूवमेंट्स में ऐड होना, और वो चीज दिल कर जाती है, घर कर जाती है। और वो मेरे पहले नंबर पर है, क्योंकि शुभमन गिल अपने देश के लिए लड़ा था, अपनी कंट्री के लिए लड़ा था भाई। इसके बाद मैनचेस्टर में वो नो हैंडशेक, रविंद्र जडेजा हैंडशेक नहीं करते हैं भाई। वो बहुत बड़ा मोमेंट था, आइकनिक मोमेंट रहेगा इस सीरीज का, याद रहेगा, हजारों सालों तक याद रहेगा, पीढ़ियां दर पीढ़ियां याद करेंगी इस टेस्ट मैच को। और इस टेस्ट मैच में हैंडशेक नहीं करते हमारे दो बेस्ट ऑलराउंडर्स। इसके बाद एक और सबसे बड़ा आइकनिक मोमेंट हुआ इस सीरीज का कि प्रसिद्ध कृष्णा ने जो रूट को स्लेज करने की कोशिश की, वो भी एक आइकनिक मोमेंट में आएगा। इतना बड़ा आइकनिक मोमेंट नहीं है, बट हाँ उसको काउंट कर सकते हैं। भारतीय खिलाड़ियों का स्लेज करना इंग्लैंड को, इंग्लैंड का स्लेज करना, जोफ्रा आर्चर का बोल्ड मारना, जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर में विकेट लेना, ये सब आइकनिक मोमेंट्स थे इस सीरीज के। तो भाई ये सीरीज समाप्त हो गई। कल से कुछ और ढूंढेंगे, एशिया कप पे डिस्कशन करेंगे, वीडियो बनाएंगे, और जो टंटा चल रहा है रोहित शर्मा विराट कोहली के रिटायरमेंट का, उस पर भी बात करेंगे। माँ की यार देखो, चलो मिलते हैं अगली